देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। शनिवार को सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए जिला में गठित कोषांग 17 कोषांगों की बारी बारी से समीक्षा हुई। नगर पालिका आम निर्वाचन में कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, सामग्री कोषांग, स्वीप कोषांग, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, आदर्श संहिता कोषांग, मीडिया कोषांग, जिला संचार योजना एवं DEMP निर्माण कोषांग, मतपत्र मतदाता सूची एवं पेपर सील कोषांग, वज्रगृह कोषांग के साथ ही कई कोषांग बनाए गए हैं। कार्मिक कोषांग की समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, जिला का निर्वाचन कार्य में सभी संबंधित पदाधिकारी कर्मियों का अच्छी तरह से प्रशिक्षण करा लिया जाए ताकि उन्हें मतदान के समय किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि FLC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने इस सामग्री कोषांग को निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ के लिए कितना सामग्री की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर लिया जाए। बारीकी से बारिश का भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षित मतदान करने हेतु सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी को आपदा प्रभारी से समन्वय स्थापित कर प्लास्टिक शीट्स की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया। विधि व्यवस्था कोषांग को निर्देश दिया गया कि मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व ही सभी बूथों का निरीक्षण कर लें। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा सभी संबंधित दंडाधिकारियों को मतदान के दौरान कम से कम 3 बार मतदान केंद्र का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कार्यपालक अभियंता भवन को हर हाल में 8 अक्टूबर तक वज्रगृह की भवनों की मरम्मती एवं बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर को बाजार समिति अवस्थित वज्रगृह बनाने हेतु दुकानों को अतिशीघ्र खाली करवाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अपर समाहर्ता राजस्व राजेश झा राजा, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार के साथ कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। मटेरियल जब आप बैग तैयार करिएगा, बैग देते हैं ना थैला, उस थैला में लिखा रहता है, अंदर यही है कि उसमें जो आप इलेक्टोरल रोल डालते हैं इकट्ठीकरण के बाद वो उसी का उसमें रहे। बाकी तो सामग्री कॉमन होती है, कलम डालिएगा, इंक डालिएगा, ठीक करिएगा, सामग्री ठीक ठाक रहे। बारिश का दिन है, ध्यान रखिएगा कि बारिश हो सकती है, नॉर्मली कम हो जाती है। तो पॉलीथीन 1 मीटर वाला नहीं है क्या, 1.5 मीटर का तो सामग्री में है। बहादुरपुर मोहल्ले में देर शाम एक मानसिक रूप से बीमार दिखने वाले व्यक्ति की लोग चोर के अलावा बच्चा चोर समझकर सड़क पर पिटाई कर रहे थे। पिटाई के कारण चोर के चेहरे से खून भी निकलने लगा। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना इलाके के थाने को दी, जिसके बाद मौके पर बहादुरपुर थाने की गश्ती जीप से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पिटाई खाने वाले व्यक्ति वहां से ले जाने के बजाय उसे मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी नशेड़ी और मानसिक बीमार बता मौके से निकल गए। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस के जाने के बाद पिटाई खाने वाले विक्षिप्त के साथ अगर कोई बड़ी घटना होती तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर वह विक्षिप्त या नशेड़ी है भी तो उसके जाने की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डॉक्टरी जांच के मौके पर पहुंची दरभंगा पुलिस कैसे रॉकेट साइंस से यह मान बैठी कि पिटाई खाने वाला व्यक्ति नशेड़ी या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है? यही वजह है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए इलाके के पूर्व वार्ड पार्षद राजू पासवान ने भी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया।
साथ ही उन्होंने बताया कि पिटाई खाने वाला व्यक्ति मोहल्ले में आज दिन से देखा जा रहा है। हालांकि वह लगभग विक्षिप्त के हाल में एक दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने यह भी शंका जताते हुए कहा कि इलाके में चोरी की घटना भी कई हुई है। ऐसे में कहीं यह भी अपना रूप बदल कर रैकी तो नहीं कर रहा, इसका पता नहीं। उन्होंने इसकी सारी जिम्मेवारी दरभंगा पुलिस के ऊपर डालते हुए कहा कि यह काम पुलिस का था, उसे यह काम करना चाहिए था और इस व्यक्ति को यहां से थाने ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। हो रहा है, गरीबी हो रहा है, घर में चोरी होकर सामान से निकाल ले जा रहा है। प्रशासन आया है तो देख के चला गया, इनको जो है प्रशासन को लेके जाना चाहिए, इनको जो है ना। सर आपके साथ रहूँ। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। देश में पर्यटन के साथ साथ रोजगार सृजन के उद्देश्य से IRCTC ने देश भर के धार्मिक स्थल भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटन के नाम से एक विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन 10 अक्टूबर को दरभंगा से खुलेगी, जो देश भर के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के अलावा कई प्रसिद्ध मंदिर के अलावा कई दार्शनिक जगहों का भ्रमण कर 11वें दिन वापस लौट आएगी। इस स्पेशल ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन में न सिर्फ यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा होगी, बल्कि टूर के दौरान रात्रि विश्राम भी होटल में कराने की व्यवस्था की जाएगी। यात्री सिर्फ टिकट लेकर ट्रेन में एक बार चढ़ जाने के बाद 1 पैसे यात्रा के दौरान अतिरिक्त 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। टिकट का स्लॉट 2 तरह के हैं, जिसमें स्लीपर क्लास के लिए एक टिकट का मूल्य 18,450 रुपये, जबकि AC 3 में सफर करने वाले एक यात्री के टिकट के लिए 29,620 रुपये टिकट का दाम रखा गया है। ट्रेन में तकरीबन 500 लोग एक साथ सफर करेंगे। खुद इसकी जानकारी देते हुए IRCTC के AGM जफर आजम ने मीडिया को बताया, बिहार से पहली बार खुलने वाली ऐसी यह पहली ट्रेन है जो पूरे देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगी। जफर आजम ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में यह ट्रेन काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने दावा करते हुए बताया कि सभी चीज़ें सामान्य रही तो सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में IRCTC अपने स्तर से 10,000 रोजगार का भी सृजन करेगी। इससे न सिर्फ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी दूर होगा, बल्कि दूर दराज के ग्रामीण लोग देश के विभिन्न तीर्थस्थल भ्रमण कर अपने धार्मिक ज्ञान के बढ़ावा के साथ दर्शन का भी मौका मिलेगा। इस स्वदेश दर्शन पर्यटन ट्रेन के निकट बुकिंग करने में भी कई तरह के स्कीम हैं, जिसका फायदा ग्रुप में टिकट लेने वाले लोगों को मिल सकता है। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उनका सपना ये है कि हिंदुस्तान में पार्टिकुलरली बिहार के जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो अपने हिंदुस्तान की विरासत को देखें, समझें, जानें, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को न केवल अपने बिहार में जाने बल्कि बिहार के बाहर जाकर जाने। आप महाराष्ट्र के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, तो इसके लिए भारत दर्शन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि स्वदेश का दर्शन करें, गांव के लोग करें। विलेज टूरिज्म का कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो उसी पर हमारे आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे IRCTC की जो हमारी CMD हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर
श्रीमती रजनी हसीजा मैडम, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जफ़र, तुमको एक ट्रेन बिहार से चलानी है, जो बिहार में रहने वाले, गांव के रहने वाले लोग हैं उनके लिए होगी, और उनको आपको देश घुमाना है ताकि वो देश की धर्म, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति से परिचित हो सकें, बाहरी के लोगों से रूबरू हो सकें, उनको भी समझें, उनके संस्कार को भी समझें। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मिथिला क्षेत्र के लोग ज्योतिर्लिंग यात्रा में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। तो हमने उज्जैन, महाकालेश्वर, सोमनाथ ईश्वर, द्वारकाधीश और नासिक में हम लोगों ने सारे ज्योतिर्लिंग को कवर करने का कोशिश किया है। इसके साथ साथ शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में भी बहुत अगाध श्रद्धा है मिथिलांचल के लोगों की, इसलिए हम लोगों ने इसमें शिरडी को भी शामिल किया है। शनि शिंगणापुर टेम्पल भी हम लोग ले जाएंगे। तो पर्यटन को इतना बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में कि यहाँ रोजगार का अधिक से अधिक संभावना का द्वार खुल सके। हम लोग 10,000 आदमी के रोजगार का लेके चल रहे हैं कि 10,000 आदमी को हम लोग जॉब दे सकें थ्रू टूरिज्म, नॉट थ्रू आईआरसीटीसी, थ्रू टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा दे करके 10,000 लोगों को रोजगार दिया जा सके। और दरभंगा को पर्यटन के लिए विश्व पटल पर, मिथिलांचल को पूरे विश्व के पटल पर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। जिस तरह से बोध गया है, जिस तरह से आगरा ताजमहल है, उस तरह से हम लोग दरभंगा को भी, मिथिलांचल को भी दुनिया में टूरिज्म के नक्शे पर लाना चाहते हैं। और इसके लिए बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा रविवार को दरभंगा पहुंचे। इसी क्रम में मिथिलांचल एवं दरभंगा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा के आवास पर पहुंचे थे, जहां उनका पुष्प देकर पाग और चादर से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं दरभंगा पहुंचे जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा से मीडिया ने सवाल किया कि डॉक्टर मोहन मिश्रा के नाम पर एक सड़क का नामांतरण किया गया था। इस प्रश्न के जवाब पर श्री झा ने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र पूरे मिथिला के पाग थे और यह प्रपोजल उन्होंने जिला सरकार के समक्ष रखा है। इस पर अभी मोहर लगना बाकी है। मिथिला समाज का पाग छै और कतेक उनकर कंट्रीब्यूशन छै समाज के प्रति, एहि प्रोफेशन के प्रति, जे प्रोफेशन में काला आजार में कतेक पद्मश्री दो। तो हम तो रिकमेंड करिए डीएम साहब से बात करिए, साहब रिकमेंड कर सरकारों में क्या तो पूरा प्रोसीजर है, सरकारों में हम सब प्रयास करेंगे कि उनका कल जाए। और डॉक्टर साहब तो मिथिला खमा लगे हर एक घर में बसल आदमी जी, ये हमारे ईमानदारी से प्रयास। सर एक और सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद मोदी जी की तारीफ करते हुए मिथिला के विकास में बीजेपी के शासनकाल द्वारा किए गए कामों को गिनाया। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर बिहार सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर भी खूब सवाल उठाए। उन्होंने वर्तमान बिहार सरकार के समय अपहरण, लूट, हत्या, रंगदारी जैसी घटना के बढ़ने का जिक्र करते हुए जेल के अंदर से स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बातें भी कही। वहीं ऐसे पीड़ित लोगों के साथ पूरी ताकत से बीजेपी का साथ उन्हें पूरी तरह से देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बेगूसराय फायरिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है। पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करानी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने मिथिला के लोगों के प्यार को याद करते हुए कहा कि मिथिला में ज्यादा सीट मिलने के कारण ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। अगर मिथिला में ज्यादा सीट नहीं मिलता तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। वहीं शाहनवाज हुसैन के दिल में बीच से सत्ता परिवर्तन का भी दर्द जरूर दिखा। उन्होंने अपना दर्द छुपाते हुए कहा कि सरकार जाने का मलाल मुझे नहीं है, लेकिन बिहार की जनता को इसका मलाल जरूर है।
उन्होंने खुद को 24 कैरेट खाती बिहारी होने का गम भरते हुए कहा कि वे वाजपेयी के केंद्र सरकार में कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 3 बार सांसद रहे, बिहार में भी कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। देखिए, आज मिथिला के अंदर सबसे भव्य तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया है। यहाँ जो दिव्यांग हैं उनको पहले लड्डू खिलाया गया, सबको भोजन कराया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला वासियों को प्यार दिया है। एम्स दिया, यहाँ पर हवाई जहाज आ रहा है जा रहा है, एयरपोर्ट दिया, इतना बड़ा मखाना प्रोसेसिंग का एक इंस्टीट्यूट दिया, 10,000 करोड़ इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से लोहट में मिथिला में इथेनॉल का प्लांट लगने जा रहा है, जो हमने शुरू किया था इथेनॉल का प्लांट। उसमें अभी 3 प्लांट हैं ऐसे जिसमें लॉन्च नहीं हुआ है, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी को मिथिला के लोग, जैसे उनके गांव के लोग जितना प्यार करते हैं, उतना मिथिला के लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, क्योंकि मिथिला से हो रहे अन्याय को उन्होंने न्याय में बदला है। अटल जी ने पुल दिया था, रोड रेल का पुल, और नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज और हॉस्पिटल और मिथिला का विकास किया है। मिथिला के लोगों ने ही पिछली बार एनडीए की सरकार बनाई थी। अगर मिथिला से सीट न मिलती तो पिछली बारी तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है, उस सीएम ही बन गए होते, अगर मिथिला के लोगों ने एनडीए का साथ न दिया होता। लेकिन चलिए, हम लोग अभी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसी मिठास में हम लोग हैं। मिथिला में तो ज़्यादा एनडीए को ही मिला था, वो हम लोग वो किस बात का होगा। हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में हम लोग जितने दिन भी रहे काम करके दिखाया, तो जनता को ज़रूर मलाल रहता है। यहाँ ज्वेलर से पैसे मांगे जा रहे हैं, और यहाँ कई जगह पटना, बेगूसराय, फिर भागलपुर, दरभंगा, कई जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, बहुत दुखद है। देखिए, जब यहाँ दरभंगा का ज्वेलर 50 लाख रुपया मांग लिया उससे, जेल के अंदर से फोन करके मांग रहा है। अभी उनका बैनर देखे थे हम, क्या नाम था, डगरू सेठ से जेल से 50 लाख मांगा जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ है उन सब लोगों के जिनको तंग किया जा रहा है। हम मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे, हम विपक्ष में रहकर भी बिहार की रक्षा करेंगे। दरभंगा जिला के दोनों आयुष चिकित्सक संघ अमसा और असब की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के द्वारा अपनाई जा रही ढुलमुल नीति के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और क्षुब्ध होकर राज्य संघ के आह्वान पर जिले के सभी आयुष चिकित्सकों ने एक मत से आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। बिहार सरकार के द्वारा 3,270 आयुष चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति के विरोध में 19 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, 26 सितंबर को अपना काम को स्थगित रखेंगे और 8 अक्टूबर को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 14 अक्टूबर को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे। से हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री मांग है। 2020 में हम लोगों की 32 और 70 पदों के लिए नियमित नियुक्ति का वैकेंसी निकला, 2 साल होने को है। इसी साल 2022 के फरवरी में हम लोगों की काउंसलिंग हो गई, उसके बावजूद भी 6 महीना बीतने को है, लेकिन वो फाइल पड़ा का पड़ा है और उस पर कोई भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मुख्य रूप से उसी के विरोध में हम लोग इस चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा किए हैं। हमारे राज्य स्तर संगठन के द्वारा पूरे बिहार के आयुष चिकित्सक जो विभिन्न पीएचसी और एपीएचसी में कार्यरत हैं, उन सबों के द्वारा इस
आंदोलन का आगाज़ किया गया है। इसमें सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो कल है 19 तारीख को, जिसमें हम लोग अपने अपने जगह पर उपस्थित होंगे और काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोगों का? इसका जो लास्ट कार्यक्रम है वो 14 तारीख को है, जो पटना में होगा, और पूरे बिहार से 12-12.5 हज़ार आयुष चिकित्सक गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे। बिहार असब जो आयुष का संगठन है RBS के विंग का, उसका मैं दरभंगा जिला शाखा का सचिव हूँ। 3270 आयुष चिकित्सकों की नियमित बहाली में जो देर हो रही है, उसके लिए पूरे बिहार के तकरीबन 12,500 आयुष चिकित्सक आंदोलन करेंगे चरणबद्ध तरीके से। इसके लिए कल 19 सितंबर को हम लोग काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, और अगर सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो फिर 26 सितंबर को हम लोग जो है पेन स्टॉप कलमबंद का कार्यक्रम है, और 10 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को कैंडल मार्च का प्रोग्राम है, और 14 अक्टूबर को पटना में जा कर के BTSC का घेराव करना है। ये कार्यक्रम है हम लोग। अगर तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, मांगे नहीं मानी, तो हम अमसा प्लस आसाप जो RBS के और का संगठन है, और अमसा जो मेन स्ट्रीमिंग आयुष डॉक्टर का संगठन है, अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और हम लोग आप दावी करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो। बाढ़ बरसात के महीने में शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत पंचौब में मुखिया राजीव कुमार चौधरी के द्वारा इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें मधुमेह, दम्मा, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, वर्षा जनित एवं अन्य सामायिक रोगों के चिकित्सीय परामर्श एवं आवश्यक जांच के साथ साथ 3 महीने की दवा भी मुफ्त में दी गई। इस स्वास्थ्य शिविर में बहादुरपुर, हनुमान नगर के दर्जनों पंचायत के अलावा अन्य जगहों के लगभग 2000 से अधिक रोगी अपना स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय परामर्श एवं संबंधित रोगों की दवा लेकर काफी संतुष्ट नजर आए। स्वास्थ्य शिविर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टर पारसनाथ चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद नूरुल, डॉक्टर विनोद सिंह, रंजीत कुमार, भोला कुमार, चंदन ठाकुर, कन्हई कुमार, महेश कुमार, देवराज चौधरी के साथ साथ 50 पैरामेडिकल कर्मी लोगों के चिकित्सीय जांच एवं दवा वितरण में कार्यरत थे। उसी मुताबिक हम लोग तैयारी करते हैं, और अभी ये चालू जारी है, तो हम लोग उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। और हालांकि आज जो है सो वर्षा का दिन है, जितिया है, और ये विश्वकर्मा पूजा है, फिर भी जो लोगों का उत्साह है और जिस तरह लोग जुट रहे हैं और यहाँ का लाभ उठा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो हम लोग का ये सफल हुआ। सो यहाँ पे हमारे एरिया के लोग इस कैंप का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हम जो है सो यहाँ पर में BP और शुगर का टेस्ट होता है यहाँ, और भी बहुत सारा जांच होता है। तो मुझे देख करके जिनको भी BP और शुगर रहता है उनको हम लोग 100 दिन का दवा देते हैं। तो तीन महीना से ज़्यादा का दवा हम लोग फ्री में यहाँ पर उन पेशेंट को देते हैं, इसलिए लोगों को यहाँ इंतजार रहता है। और इसके अलावा जो सीजनल बीमारी है, जो ये वर्षा ऋतु होने के कारण जो आपको जॉन्डिस है, टाइफाइड है, सर्दी खांसी फीवर है, या फिर पेट खराब है, तो उस सब का दवा हम लोग देते हैं। लेकिन जो पुराने मरीज हैं उन सब लोगों को 3 महीने का कम से कम दवा। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नजीर अहमद अंसारी ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। तौकीर अहमद ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड गठन में वार्ड नंबर 21 में बड़ी कार्रवाई हो गई है। वर्तमान में वार्ड नंबर 21 में 1548 मतदाता बताया गया है, जिसमें 289 मतदाता ग्राम लतराहा का है। वैद्यनाथपुर और जाले मिलाकर वार्ड नंबर 21 बनाया गया है। जाले लतहारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और लतहाराहा गांव में ग्राम पश्चिमी भाग को वार्ड नंबर 22 का गठन किया गया है, जहां सिर्फ 1205 मतदाता है। इसमें सुधार करना अति आवश्यक है। अगर वार्ड नंबर 21 से 289 मतदान
जो निवासी हैं वहां के वह मर्द वार्ड नंबर 22 में जोड़ दें तो वार्ड नंबर 21 की आबादी 1259 रह जाता है और वार्ड नंबर 22 की आबादी 1494 हो जाएगा। देखिए, ये जाले नगर परिषद का गठन हुआ है नया। जाले नगर परिषद में ये लतराहा एक गांव है, लतराहा गांव है, ये चौहद्दी में गांव है। ठीक है, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, हम लोग की जो परेशानी वो ये है कि ये लगभग 3000 गांव वोटर्स की आबादी वाली गांव है और अत्यंत पिछड़ी दबे कुचले लोगों की गांव है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 वार्ड बना है लतराहा में, जिसमें 1500 पे एक वार्ड बना है और आधे जो बचे हैं उनमें से 1205 लेकर के एक वार्ड बनाया गया है वो काट करके और इस लतराहा में से काट करके 289 वोटर्स को जाले में ऐड कर दिया, जो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर के दूरी पे है। अब हमारा सवाल ये है कि जब लतराहा में ये था कि हम लोग बना सकते थे 2 वार्ड, तो ये 289 को अलग करने की क्या जरूरत थी? लोगों को वोट गिराने में, लोगों को जाकर के वहां पे काम करने में कितनी परेशानी होगी, कितनी दुविधा होगी। मुहर्रम के 40 दिन के बाद चहलुम का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों की ओर से नुमाइशी खेल का प्रदर्शन किया गया।